नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जीके ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज का वीडियो लेक्चर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम देशांतर रेखाओं या फिर लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा, लास्ट लेक्चर में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो देशांतर रेखाओं से संबंधित होगा। यदि आपने अक्षांश रेखाओं वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लीजिए। उसमें हमने अक्षांश रेखाओं को समझा है, हमारी पृथ्वी पर जितने भी महत्वपूर्ण कटिबंध या फिर जोन होते हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में भी हम देशांतर रेखाओं को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, ठीक है, तो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूं। यदि मुझसे आप लाइव पढ़ना चाहते हैं या फिर मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज ज्योग्राफी के देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको मेरे डिफरेंट ज्योग्राफी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, इंडियन प्लस वर्ल्ड भी मिल जाएगा, मेरे लाइव कोर्सेज भी मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो वहां पर आप विजिट कर सकते हैं और मेरे कोर्स अवेल कर सकते हैं या फिर मेरे साथ लाइव भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट देना चाहूंगा, सिविल सर्विसेज की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की, तो एक फाउंडेशन कोर्स है हमारा जो कि जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। इसका नाम है आरंभ 2.0, ठीक है। तो जितने भी सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज में होते हैं वो सभी यहाँ पर कवर कराए गए हैं बहुत ही डिटेल के साथ। तो आप हमारा ये कोर्स भी अवेल कर सकते हैं यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम, जैसा कि आपको पता है, देशांतर रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। लॉन्गिट्यूड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लैटिट्यूड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, लास्ट लेक्चर में हमने अक्षांश रेखाओं को पढ़ लिया है। आप में से जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छे से हमने वहां पर चीजें क्लियर की हैं, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं का। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ये इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश, है ना, या फिर लैटिट्यूड इनको हम बोलते हैं, है ना। और यहां पर यदि मैं एक और मैप बनाऊं और कुछ इस प्रकार से रेखाएं बनाऊं, इस प्रकार से ये, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हमने अक्षांश रेखाओं को डिस्कस करा था, ठीक है। तो ये आप लेक्चर देख लेना, इस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि देशांतर रेखाएं आखिर होती क्या हैं और इसकी डेफिनेशन आखिर क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। देखिए, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक चीज आपको, जितनी भी रेखाएं मैं खींच रहा हूं तो अल्टीमेटली जाकर के ये एक पॉइंट में जाकर के मिल रही है ना, यहां पर सारी रेखाएं जाकर के मिल रही हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल या फिर उत्तरी ध्रुव, और इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है जहां पर सारी देशांतर रेखाएं जाकर के मिल रही हैं, और नीचे साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, जहां पर सारी देशांतर रेखाएं जाकर के मिलती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। एक मैप आपको दिखाऊंगा मैं, इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है ना, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, ये 3D मैप है, तो यहां पर आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आपने एक कोण बनाया, ये आपने एक ऐसा कोण बनाया, ठीक है, आपने एक ऐसा कोण बनाया, मान लो ये 10 डिग्री का कोण था, ठीक है, क्लियर है। और 10 डिग्री के कोण ये आपका पृथ्वी पर कहीं ना कहीं बनेगा, किसी पॉइंट पर बनेगा, है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नीचे साउथ पोल होगा चूंकि ये 3D मैप है, ठीक है। तो इनको मिलाते हुए आपने एक इस प्रकार से रेखा ड्रॉ कर दी। इसी प्रकार से आपने एक 20 का बनाया, 30 का बनाया, 40 का बनाया, 50 का बनाया, है ना। अब ये नीचे तक इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि 3D मैप है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से समझ लीजिए, पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ना। एक कोण मान लो यहां पर आया, तो एक हमने इस प्रकार से रेखा खींच दी, फिर ऐसी खींच दी, है ना। इस प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए जो हम ये रेखाएं खींचते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। मतलब पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी भी स्थान की कोणीय दूरी,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए जो होती है उसको ही हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ये 0 डिग्री है, नॉर्थ पोल को और नीचे साउथ पोल होगा, इसको आप मिला देंगे तो ये 0 डिग्री देशांतर आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से 10 डिग्री होगी, 20, 30, 40, 50, है ना, इस प्रकार से आप रेखाएं बना सकते हैं देशांतर रेखाओं। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, उत्तरी ध्रुव, क्या याद रखना है आपको, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी स्थान की कोणीय दूरी, है ना, कोणीय दूरी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से देशांतर रेखाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा आप दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि लिखने को भी आ जाता है, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात कि ये भी पूर्णतः काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना। कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं ही होती हैं, ऐसा नहीं कि सही में इसको खींचा गया है, बस मान लिया गया है कि ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 10 डिग्री देशांतर है, ये 82.5 डिग्री देशांतर है, जैसे कि हमारे भारत की भी एक मानक समय रेखा है जिसको हम 82.5 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं ही हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां लिख लीजिए, काल्पनिक है, इमेजिनरी लाइन है ये पूर्णतः। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं बच्चों, ठीक है, देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तो मिला रही हैं, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई आधार तो होगा इसको खींचने का। जैसे कि हमने देखा था जब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे थे, तो एक 0 डिग्री अक्षांश थी जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही थी, जिसको हम विषुवत रेखा बोल रहे थे। तो यहां पर भी कोई एक रेखा होना चाहिए, कोई एक आधार होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे ना कि कौन सा देशांतर है, 10 डिग्री है तो कहां पर मानेंगे, है ना। तो कोई एक आधार होना चाहिए, कोई एक 0 डिग्री रेखा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको याद रखना है 1884 में, 1884 में, ठीक है, 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी। ठीक है, 22 अक्टूबर का दिन था, 22 अक्टूबर 1884 को वॉशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई थी और वहां पर यह डिसाइड करने के लिए, मतलब ये बैठक हुई थी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, इनका निर्धारण कैसे करें। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर किसको माने, ठीक है, जो तिथि रेखा है किसको माने। ठीक है, ये सब क्या होता है अभी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। तो इसके संबंध में 1884 में बैठक हुई थी, जिसमें बड़े बड़े जो उस समय शक्तिशाली थे, सुपर पावर थे, वो सब बैठक में शामिल हुए थे, इंग्लैंड वगैरह, है ना, अमेरिका वगैरह, ये सब देश शामिल हुए थे। तो चूंकि उस समय आप देखेंगे तो जो इंग्लैंड होता था, है ना, ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये सुपर पावर था उस समय, है ना, जो ब्रिटेन था उस समय सुपर पावर था। आपको पता होगा कि बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट के जो देश हैं वहां पर इनका रूल चल रहा था, खासतौर पर यूरोपियन कंट्री जो है, जैसे कि फ्रांस हो गया, फ्रांस के भी बहुत सारे उपनिवेश थे, इंग्लैंड हो गया, इसके बहुत सारे उपनिवेश थे, है ना। तो यूरोपियन कंट्री जो बहुत सारी थी पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल रखती थी, नियंत्रण रखती थी और सुपर पावर कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, और इंग्लैंड खासतौर पर बहुत पावरफुल थी। ठीक है, तो इस बैठक में ऐसा डिसाइड किया गया कि जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर किसको बोलेंगे हम, जो ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है और इसको ही आधार मान करके बाकी की देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी इस प्रकार से, है ना। जैसे ये और देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है ना, यहाँ पर भी 10 है, 20 है, 30 है, कोई भी डिग्री यदि देशांतर है तो उसके लिए कोई आधार चाहिए, कोई एक बेस लाइन चाहिए। तो वो बेस लाइन कहाँ से होकर के जाएगी, इसका निर्धारण करने के लिए ही ये बैठक हो रही थी। ये बेस लाइन है, ठीक है, तो ये कहाँ से खींची जाएगी, ठीक है, तो इसी के लिए बैठक थी और डिसाइड ये हुआ कि जो ये रेखा है ये लंदन के पास से या फिर इंग्लैंड में ही जो एक ग्रीनविच वेधशाला है ना, ग्रीनविच एक शहर है इंग्लैंड में, ठीक है, और यहां पर एक रॉयल वेधशाला है। क्या है, रॉयल वेधशाला है, ठीक है, ग्रीनविच शहर में एक रॉयल वेधशाला है। ठीक है, तो यहां से ही हम क्या करेंगे, 0 डिग्री देशांतर को खींचेंगे या फिर इसको ही हम 0 डिग्री मानेंगे। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें डिसाइड हो गई जब ये बैठक हुई थी। तो 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया, जो कहां से निकलती है, ग्रीनविच शहर
लंदन में एक, लंदन बोल रहा हूँ सॉरी, इंग्लैंड में लंदन के पास ही एक शहर है ग्रीनविच शहर, यहाँ पर एक रॉयल वेधशाला है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर निकलती है और इसको ही आधार माना गया है। मतलब 0 डिग्री जो देशांतर होती है ये एक आधार रेखा होती है कोई भी देशांतर रेखा की। मतलब कोई भी देश यदि अपनी मानक समय रेखा डिसाइड करेगा तो इसको ही मान करके करेगा, इससे ही टाइम को कैलकुलेट करेगा। वो कैसे होता है अभी मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि 0 डिग्री देशांतर। वहां अक्षांश रेखाओं में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बीच से जो जा रही थी उसको हमने मान लिया था 0 डिग्री, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही थी। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है ना, यहां से आप यहां पर भी 0 मान सकते हो, यहां पर भी 0 मान सकते हो, यहां पर भी 0 मान सकते हो, क्योंकि पृथ्वी वो अल्टीमेटली गोल है, तो किसी को भी आप 0 मान सकते हो, है ना। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि किसको हम 0 माने। तो ये डिसाइड हो गया कि ग्रीनविच शहर को हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे। तो इतना समझ में आ गया काल्पनिक रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री कैसे हमने डिसाइड की, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो जैसे अक्षांश रेखाओं में हमने डिस्कस किया था कि आखिर इनको खींचने की जरूरत क्या है, ठीक है। इनको खींचने की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो इनकी आवश्यकता इसलिए है, एक तो लोकेशन बताने के लिए, ठीक है, लोकेशन, ठीक है, स्थिति, किसी भी देश की किसी भी शहर की स्थिति बताने में ये महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है। जैसे कि भारत का भी हम अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं ना, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से ही बताते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कॉमन है दोनों में, अक्षांश और देशांतर में। दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि समय निर्धारण में, समय निर्धारण, है ना, जो टाइम हर देश का आप देखते होंगे अलग टाइम जोन होता है। अपने यहाँ अभी दिन है तो कहीं पर रात होगी, है ना, कहीं पर दोपहर होगी, कहीं पर शाम होगी, तो ये हर जगह अलग अलग समय होता है। अब मान लीजिए आप भारत से मान लीजिए आप अमेरिका जाएंगे तो टाइम पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से समय को निर्धारित करना जरूरी था, ठीक है। और उसी में हेल्प करती हैं देशांतर रेखाएं, तो समय निर्धारण करना इसका काम है। जैसे हमारे भारत की भी, हमारे इंडिया की भी एक मानक समय रेखा है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर। अब ये क्या है, तो ये हमने इंडियन ज्योग्राफी में कई बार पढ़ रखा है, ये भारत की मानक समय रेखा है। मतलब इसी से भारत का समय डिसाइड है, और किसको आधार मान के, 0 डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ कहीं हमारा ये 82.5 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमारा भारत है, ठीक है। तो इसको ही आधार मान करके हमने ये डिसाइड किया है। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इतना भी आप समझ गए कि इनका काम क्या है आखिर, तो किसी भी देश की स्थिति, लोकेशन बताने में हेल्प करती हैं। तो ये पॉइंट कॉमन है अक्षांश और देशांतर में, लेकिन अलग क्या बनाता है इसको अक्षांश से, इसका काम है समय को निर्धारित करना। हर एक देश का अपनी अपनी एक मानक समय रेखा होती है और उसी मानक समय रेखा के हिसाब से उस देश का समय निर्धारित होता है। और किसको आधार मान के, 0 डिग्री को आधार मान के, ठीक है। इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर होगा, है ना। और भी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि देशांतर रेखाओं के बारे में। अभी मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे टाइम डिसाइड होता है, ठीक है, कैसे चेंज होता है टाइम, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। देशांतर रेखाओं के बारे में और यदि मैं पॉइंट डिस्कस कराऊं, है ना, तो यहां पर देखिए, ठीक है, थोड़ा सा सही से नहीं बना सर्कल, एक बार फिर से हम बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, है ना। ठीक है, अब देखिए, ये एक रेखा हो गई, 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 यहां पर बीच से विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक और रेखा बना देते हैं, ये हो गई देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहली बात समझिए कि इनकी संख्या कितनी होती है, जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी कितनी संख्या होती है, कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360, है ना। अब आप बोलोगे सर कैसे 360 होती हैं, तो हमें एक चीज तो पता है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है ना, और हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींची गई है ना। 360 डिग्री हो गया पूरा, एक 360 डिग्री होता है, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो हर एक डिग्री पर जब एक रेखा खींची गई है तो इसको हम बोलेंगे 360 देशांतर हमारी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कितनी देशांतर है, टोटल 360 है, हर एक डिग्री पर खींची गई है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस प्रकार से
360 देशांतर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल सा है। यहां पर मैं मैप पे आपको लेके चलता हूं, यहां पर देखिए कैसे 360 होंगी। एक बार मैं, यदि आपको कोई डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर एक 3D मैप है, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक मिनट, यहां पर देखो, है ना, ये मैंने लाइन खींची। ठीक है, ये कितना हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर 90 रेखाएं खींची जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 90। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, इसी के अपोजिट उस साइड भी 90 होंगी, और यहाँ पर भी 90 होंगी, वहां पर भी 90 होंगी। ठीक है, तो आप 9 चौको 36 है ना, तो 90 90 4 बार जोड़ोगे तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो, है ना। मतलब 90 इधर बनेंगी, 90 इधर बनेंगी, 90 इसके अपोजिट और 90 इसके अपोजिट। तो ये 9 चौको 36, 360 देशांतर रेखाएं हमारी पृथ्वी पर हो जाएंगी। ठीक है, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 360 कैसे हैं ये, है ना। अब जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में समझा था ना, अक्षांश रेखा में क्या हो रहा था, अक्षांश रेखा में बच्चों क्या हो रहा था कि जो रेखा थी वो पूरा चक्कर लगा रही थी पृथ्वी का। मतलब यहां से यदि स्टार्ट हो रही है रेखा, तो यहां से स्टार्ट होकर के वापस पृथ्वी के पीछे से जाकर के यहां पर खत्म होगी, उसको हम एक अक्षांश रेखा बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से मैं फिर से समझा देता हूं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये पूरा सर्कल कवर करती थी पृथ्वी के पीछे से, इसको हम एक अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब जो देशांतर रेखा है, ये जो आप मान लीजिए यहां से एक रेखा हमने ये खींची, ठीक है, अब इसके पीछे भी एक रेखा होगी क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो ये एक रेखा है और इसके अपोजिट जो होगी उसको हम दूसरी रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त होती हैं, पूरा सर्कल कवर नहीं करती, आपको याद रखना है। ये वृत्ताकार नहीं होती है, पूरा सर्कल कवर नहीं करती, ये अर्धवृत्त होती हैं, फिर रेखाएं होती हैं, है ना। तो जैसे ये एक रेखा है, इसके अपोजिट दूसरी रेखा होगी, तो इनको हम दो मानेंगे, मतलब एक फ्रंट में और एक इसके बैक में। अरे जैसे मान लो यहां पर एक, ये पृथ्वी गोल, इसको गोल मानो, एक रेखा यहां पर है ना, एक रेखा इसके पीछे बनेगी। अब इसको, अभी हम अक्षांश में क्या मान रहे थे कि जब पूरा सर्कल कवर कर रही थी रेखा तो उसको हम एक ही मान रहे थे, लेकिन यहां पर क्या मानेंगे, एक इस साइड है, एक उसके अपोजिट साइड है, मतलब ये अर्धवृत्त होती हैं, तो इसी कारण ये क्या है, 360 है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कैसे खींची जाती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कितनी संख्या होती है ना। एक और पॉइंट लिख लेना, अर्धवृत्ताकार होती हैं ये। ठीक है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, इसी कारण से इनकी 360 संख्या है, आपको याद रखना है। अब एक और चीज देखो, एक चीज नोटिस करो आप, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जा रहे हो तो इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है ना। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे तो इनके बीच की दूरी कम होती है। तो याद रखना, दो देशांतर रेखाओं की दूरी विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहीं पर भी आप जाओगे तो इनके बीच की दूरी हमें कम होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद रख लेना कि सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा दूरी इसकी कहां पर होगी, विषुवत रेखा में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, सर्वाधिक दूरी, है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है, तो इक्वेटर, इक्वेटर पर होती है, ये बात आपको याद रखना है। और सबसे कम कहां पर होगी, पोल्स में, पोल्स में बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी इनकी, देखिए सबसे कम है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल से पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, एक बार हम फटाक से रिवीजन करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए पृथ्वी के किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना है। काल्पनिक रेखाएं हैं, ये आपको पता ही है, 1984 में 0 डिग्री का निर्धारण किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ये बैठक हुई थी वॉशिंगटन डीसी में और यहाँ से ही डिसाइड किया गया था। लोकेशन बताने के लिए काम आती हैं, समय निर्धारित करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया। संख्या 360 है, अर्धवृत्ताकार होती है, सर्वाधिक दूरी इक्वेटर पर होगी, सबसे कम, है ना। इसके अलावा याद रखना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो ये दूरी होती है इसको हम गौरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गौर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, GORE। ठीक है, तो इनके जो बीच का ये दूरी होती है, स्थान होता है, इसको हम गौर बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम फाइनली देखते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इससे हम कैसे समय को निर्धारित करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले थोड़ा सा अभी हम 3D में देख रहे थे, अब 2D में इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस वाले मैप में चलते हैं हम, ये एक मिनट रुकना बस। ठीक है, यहाँ पर ये मैं टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आप बस। ठीक है,
ये बीच पृथ्वी का सेंटर हो गया, ये हो गई 0 डिग्री, ठीक है। ये हो गई 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये क्या हो गई 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा, जो कि कहां से, ग्रीनविच शहर रॉयल वेधशाला से निकलती है ना। तो ये 0 डिग्री देशांतर है। अब इसके पूर्व में जो ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको हम, पूर्वी गोलार्ध या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसको हम बोलेंगे। जो यहां पर इसके पश्चिम में है, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रहे हो, 0 डिग्री के पूर्व में और 0 डिग्री के पश्चिम में दो गोलार्ध, मतलब 0 डिग्री जो रेखा है, ग्रीनविच रेखा, ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। इसके पूर्व में आप बोलोगे तो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। ये ईस्ट हो गया इस साइड और ये वेस्ट हो गया। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में देखा था, 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। भारत की जब हम लोकेशन डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं ना, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, बोलते हैं ना। तो क्यों बोलते हैं, इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूज करके बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश का यूज करके ही हम बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहां पर जो भी रेखाएं होंगी, है ना। अब देखिए टोटल कितनी रेखाएं थी, 360 थी, टोटल 360 थी। तो 180 180 यहां पर होंगी और 180 यहां पर होंगी, मतलब समझ रहे हो, 0 डिग्री के पूर्व में 180 और 0 डिग्री के पश्चिम में 180। तो ये टोटल 360 रेखाएं हो जाती हैं। कितनी, 360 रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया। 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, यहां पर 180 रेखाएं, 0 डिग्री के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध, यहां पर भी 180 देशांतर रेखाएं होंगी। इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों, क्योंकि 360 टोटल है ना। अब इसको हमने ना खोल दिया, देखिए पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी गोल है, तो उसको हमने समझने के लिए इस प्रकार से खोल दिया है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ पाए 2D में, ठीक है। अब देखो समय का निर्धारण कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। यहां पर 180 हो गई, ये तो आप आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि पृथ्वी जो होती है ये 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है ना। पृथ्वी जो होती है 24 घंटे में अपना पूरा एक घूर्णन कर लेती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ये तो आपको पता होगा, बेसिक है ना। मतलब ये पृथ्वी है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये पृथ्वी है, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट हुई और उसने एक चक्कर अपना पूरा यहां पर इस प्रकार से लगा लिया। इसको एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है और इससे एक दिन और एक रात, मतलब पूरा एक दिन कंप्लीट होता है। इतना तो आपको पता ही है कि 24 घंटे में एक दिन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है ये 360 डिग्री घूम रही है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक दिन 24 घंटे का होता है, मतलब पृथ्वी एक 24 घंटे में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले रही है, एक रोटेशन पूरा कर रही है, अपने अक्ष पर पूरा घूम जा रही है, मतलब 360 डिग्री 24 घंटे में घूम रही है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से आप यदि निकालेंगे, है ना, यहां से हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है ना, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। यहां से आप 1 घंटा निकालेंगे, 1 घंटा में कितना पृथ्वी घूमेगी, तो यहां पर आ जाएगा 15 डिग्री। अब आपको मैथ्स आती होगी, पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। यहां पर आ जाएगा 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाएगी, है ना। इससे हमें क्या पता चला, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। और यहां पर यदि आप 1 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो 1 डिग्री में पृथ्वी लगभग, मतलब 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है ना। इसको आप मिनट में कन्वर्ट करना, 60 मिनट हो जाएंगे, है ना। 15 चौको 60, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, ये 60 मिनट हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। और 60 को आप 15 से भाग दे दोगे तो 15 चौको 60, 4 मिनट का समय आएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि 15 डिग्री पृथ्वी घूमने में, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री का यहां पर चेंज आता है। अब इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हर देश का समय कैलकुलेट करेंगे कि यदि मान लीजिए लंदन में या फिर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, या फिर किसी भी देशांतर में कोई देश है तो वहां पर कितना बज रहा होगा। तो बस ये मेथड, ये कैलकुलेशन याद रखना कि 15 डिग्री में 1 घंटा, 1 डिग्री में 4 मिनट, और ये कैसा आया, कैसे आया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो ये आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देशांतर रेखाएं बनाते हैं, जैसे कि 1 डिग्री की होगी, ठीक है, 2 डिग्री होगी, फिर यहाँ पर 15 डिग्री होगी, फिर यहाँ पर हम 82.5 डिग्री बना देते हैं। अब सारे बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ पर 100, है ना, 1 डिग्री मान लो, 2 डिग्री मान लो, 15 डिग्री मान लो, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होंगी,
1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, और भी कोई भी हो सकती है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहाँ पर मान लो 30 डिग्री, मान लो 30 तो नहीं, कुछ भी मान सकते हो, मतलब वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर मान लो 45 डिग्री मान लेते हैं एक, है ना, ये मतलब 180 रेखा इस प्रकार से यहाँ खींची जाएंगी, और 180 यहाँ पर, ये 82.5 मैंने इसलिए लिख दिया, यहाँ पर हमारा इंडिया है इसलिए मैंने 82.5 लिख दिया, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध है। अब देखो, अभी जो हमने कैलकुलेशन की थी, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है, और 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर आता है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये है ना। अब मान लो यहां पर यदि कोई देश है बच्चों, ये पॉइंट मैंने बना दिया, यहां पर कोई देश है, ठीक है, तो इस देश का एक बात और याद रखना कि आप यदि 0 डिग्री से पूर्व में जाओगे तो समय यहां पर प्लस होता है, ठीक है, और यहां से यदि आप माइनस में, यहां से यदि आप पश्चिम में जाओगे तो यहां पर आपका समय माइनस होगा। बात समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है। 0 डिग्री देशांतर से यदि आप पूर्व में जाओगे तो समय प्लस होगा, ठीक है, और यहां से पश्चिम में जाओगे तो माइनस, क्योंकि जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, और सबसे पहले पूर्वी वाला हिस्सा सामने आता है, इस कारण से ये कॉन्सेप्ट याद रख लो कि 0 डिग्री से आप पूर्व में जाओगे तो समय प्लस होगा, और यहां से पश्चिम में जाओगे तो माइनस होगा, ठीक है। अब देखो, यदि कोई देश 1 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, तो उसका समय क्या होगा, या फिर 0 डिग्री के कंपैरिजन में क्या होगा। तो मान लो कि यहां पर दिन का 1 बज रहा है ना, मान लो यहां पर दिन का 1 PM का टाइम हो रहा है 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री पर दिन का 1 PM हो रहा है ना। अब हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो यहां पर बज रहा होगा 1 PM 4 मिनट, 1.4 ऐसा आप लिख सकते हो, मतलब 1 बज के 4 मिनट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 डिग्री का। अब 15 डिग्री हमने देखा था 1 घंटे का अंतर आ जाता है, तो यहाँ 15 डिग्री में यदि कोई देश है तो, और उसकी मानक समय रेखा भी 15 डिग्री है, ठीक है, तो वहां पर कितना समय हो रहा होगा, तो 15 डिग्री में कितना अंतर आ जाता है, 1 घंटे का आ जाता है। तो यहां पर यदि 0 डिग्री में 1 PM बज रहा है तो यहां पर बज रहा होगा 2 PM, ठीक है। इसी प्रकार से आप और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कितने घंटे का अंतर आ रहा है, कितने मिनट का अंतर आ रहा है, और आप किसी भी देश का समय कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि किसी देश की मानक समय रेखा, ठीक है, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, मान लो ऐसा मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना। किसी देश की मानक समय रेखा 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, यदि 0 डिग्री या फिर ग्रीनविच रेखा में दिन का 1 बज रहा है, ठीक है, तो 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उस समय कितना बज रहा होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 45 मतलब 15 × 45, 3 घंटे का अंतर आ गया, मतलब 3 घंटे पीछे जाना है आपको यहाँ पर, क्योंकि पश्चिम में टाइम माइनस होता है, तो यहाँ पर 3 घंटे आप माइनस कर दो, मतलब 1 बज रहा है तो 1 से आप आ जाओ 12, ठीक है, फिर 11 और फिर यहाँ पर 10, मतलब यहाँ पर सुबह का 10 बज रहा होगा, 10 AM का समय हो रहा होगा दिन का यहाँ पर, ठीक है, यदि यहाँ पर दोपहर का 1 बज रहा है तो ऐसे आप कोई भी देश का समय कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको ये कैलकुलेशन याद रखना कि 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है ना, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। इतना कैलकुलेशन आ गया तो सब बन जाएगा। अब हमारे भारत का देख लेते हैं। हमारे भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ठीक है। अब ये कैसे पता हमें कि हमारा मानक समय 82.5 डिग्री, तो हर एक देश अपनी मानक समय रेखा निर्धारित करता है, ठीक है। अब उसकी मानक समय रेखा वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है। जैसे कि हमारा भारत जो है, हमारे भारत के आप मानक समय रेखा को देखोगे बिल्कुल बीच वाले पार्ट से निकलती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले पार्ट से निकलती है, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से निकलती है। तो इसी प्रकार से हर एक देश अपनी मानक समय रेखा निर्धारित करता है और उसी मानक समय रेखा से समय डिसाइड होता है। अब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं, हम लंदन से 5.5 घंटे आगे, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, कभी आपने सोचा है? तो इसी आधार पर बोलते हैं क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं और पूर्व में आने में समय प्लस होता है ना। और 82.5 को यदि आप पूरा कैलकुलेट करोगे, 82.5 को यदि आप 4 से कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, ठीक है, इंटू 4 कर दोगे तो लगभग ये 330 पूरा आ जाएगा, 330 मिनट आएगा, है ना। इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 5.5 घंटे का समय आ गया। आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको सारा कैलकुलेशन बता दिया है। तो इसी प्रकार से चूंकि हमारी ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, इसी कारण से हम इसको बोलते हैं कि हम 5.5 घंटे यहां पर आगे हैं, ठीक है। मतलब यहां पर दिन का यदि 12 बज रहा होगा तो हमारे यहां 5.5 बज रहा होगा दिन का, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी देश का मानक समय निर्धारित कर सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि 1 घंटे का अंतर 15 डिग्री में आता है और 4 मिनट का अंतर 1 डिग्री में आता है। पूर्व की ओर आने पर प्लस होगा, पश्चिम की ओर जाने पर माइनस होगा।
क्लियर है? इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं एक चीज और, है ना। तो ये सब आप समझ गए होंगे, समय को निर्धारित करना क्या, कैसे निर्धारित करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज आपको समझना है कि ये देखो, ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये है 180 डिग्री, ठीक है, और ये है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री जो है ना बच्चों, ये कोई दो रेखाएं नहीं है, ये एक ही रेखा है। इनको आप जब जोड़ोगे तो ये एक ही मिल जाएंगी, ठीक है, आपस में मिल जाएंगी। तो ये दो अलग अलग नहीं है, इसको अभी हम 2D में समझ रहे हैं, इस कारण से आपको अलग अलग दिख रही है ना। ये एक ही रेखा है दरअसल में, पृथ्वी गोल है, इनको आप मिला देंगे तो 180 और 180 आप इनको जोड़ेंगे तो 360 रेखाएं ये हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ठीक है, तो यहां तक तो हम समझ गए कि समय कैसे निर्धारित होता है, क्या होता है, ये सब आप आई थिंक समझ गए होंगे। हमारे भारत का कैसे समय निर्धारित हुआ, ये सब कैलकुलेशन आप कर लोगे। अब हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 180 डिग्री, जो 180 डिग्री वाली रेखा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका मतलब क्या है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब बच्चों ये है कि इस रेखा को क्रॉस करने पर एक दिन की हानि या फिर एक दिन का लाभ हो जाता है ना। एक दिन की हानि या फिर एक दिन का लाभ हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री देशांतर है, क्लियर है। 0 डिग्री देशांतर पे दिन का 1 बज रहा है, इसको अभी मैं हटा देता हूं। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं दिन का 1 बज रहा है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? 1 PM। दोपहर का 1 बज रहा है यहां पर, है ना। दोपहर का 1 बज रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 PM बोलेंगे। ठीक है, ये जनरल सी बात है। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको रात कर लेते हैं। ठीक है, रात का मान लो 1 बजा है, 1 AM कर लेते हैं। ठीक है, 12 बजे के बाद समय चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 1 AM ये रात का है। ठीक है, और दिन कौन सा है? 12 के बाद डेट भी चेंज हो जाती है, तो मंडे है। ठीक है, यहां पर मंडे है, मंडे है। 12 के बाद समय चेंज हो गया, दिनांक चेंज हो गई, तो रात में 1 बज रहा है और मंडे है कहां पर? 0 डिग्री में। ठीक है, अब 180 में जब हम आएंगे, ठीक है, 180 डिग्री में आएंगे तो यहां पर 12 घंटे प्लस हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे का समय प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 12 घंटे का समय यहां पर प्लस हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर क्या बजेगा? 12 घंटे जब प्लस हो जाएगा तो यहां पर दिन का एक PM बज रहा होगा इस रेखा पर, और कब का? मंडे का। ठीक है, मंडे का दिन का 1 PM बज रहा होगा। एट द सेम टाइम यहां पर यदि आप जाओगे तो 12 घंटे माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस कैसे कर रहा हूं मैं? तो वो अभी मैंने आपको पूरा बता दिया है कि 1 घंटे में मतलब 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, तो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 1 AM, सॉरी, यहां पर हमें पीछे जाना, तो 1 PM ही बज रहा होगा यहां पर 1 PM बज रहा होगा संडे का। 1 PM हो रहा होगा यहां पर संडे का। ठीक है, देखो, यदि मान लो 0 डिग्री में रात का 1 बज रहा है और मंडे है ना, मंडे है, तो यहां पर 12 घंटे प्लस करेंगे तो यहां पर मतलब क्या होगा कि दूसरे दिन ही मंडे दोपहर का 1 बज रहा है, और यहां पर 12 घंटे पीछे जाएंगे तो संडे जो दिन होता है ना, दिन का 1 PM यहां पर बज रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब ये रेखाएं तो एक ही हैं, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री तो एक ही रेखा है ना, अलग अलग रेखाएं थोड़ी ना है। मतलब एक ही रेखा पर मंडे है और एक ही रेखा पर संडे है, मतलब 24 घंटे का अंतर आ रहा है। एक में दिन का मतलब संडे का दोपहर का 1 बजा है और यहां मंडे में दोपहर का 1 बजा है, मतलब पूरा 24 घंटे का अंतर एक ही रेखा पे आ गया। बात समझ रहे हो आप? ये एक रेखा है, यहां पर कोई जगह, हाँ, यहां मान लेते ये एक रेखा है। ठीक है, ये 180 डिग्री, बात समझ में आ रही है? ये 180 डिग्री की रेखा है, यहां पर मंडे हो रहा है इस साइड, है ना, और यहां पर संडे हो रहा है। ठीक है, दोनों में 1 बज रहा है, यहां पर 1 PM का समय हो रहा है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई। ठीक है, अंतर मतलब इस साइड यदि आप आओगे, इस रेखा से यदि आप इस साइड आओगे तो यहां पर 1 दिन प्लस हो जाएगा, और इस साइड आओगे तो 1 दिन माइनस हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय तिथि का। बात में समझ में आ रही है? यहां फिर से मैं आपको समझाता हूं, देखो यहां क्या था? यहां मंडे था, यहां संडे था, यहां से आपको उस साइड जाना है।
ठीक है। तो क्या आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा, और वहां से यदि आपको इस साइड आना है, ठीक है, तो आपको एक दिन क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। 180 डिग्री जो है इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको क्रॉस करने पर तिथियां चेंज हो जाती हैं, डेट चेंज हो जाती है, आपको डेट चेंज करना पड़ेगा, एक दिन का प्लस या फिर माइनस होगा। अब वो डिपेंड करता है आप किस साइड, पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी में जा रहे हैं या फिर पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तिथियों का निर्धारण होता है। अब देखिए जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, इसको जगह जगह से अलग अलग मोड़ा गया है इस प्रकार से। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है? तो ये इसलिए आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है। ये आप देखेंगे यहां पर एशिया कॉन्टिनेंट है और यहां पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना। यहां बेरिंग स्ट्रेट है, तो बेरिंग स्ट्रेट के पास इस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये मोड़ा क्यों गया है इसको? तो देखिए इसको मोड़ा इसलिए गया है, मान लीजिए कोई एक देश है ना, और वहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निकल रही है, ठीक है। अब कुछ लोग यहां काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहां काम कर रहे हैं, तो ये दिन थोड़ी ना चेंज कर लेंगे, उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं वो उससे क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए इसको जगह जगह से मोड़ा गया है, ताकि एक ही देश में रहने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब क्या है, किसी भी मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब क्या है कि इससे एक प्रकार से तिथि चेंज हो जाती है इसको क्रॉस करने में, और कैसे ये पूरा कैलकुलेशन होता है आप समझ जाएंगे। ये मैप वगैरह सारी चीजें हैं और ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी पीडीएफ। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है ना। किसी भी देश का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, याद रखना है, ठीक है। कोई भी जो स्थान का मानक समय निर्धारित होगा वो इसको ही आधार मानकर रखे होगा, है ना। आधार पूछ रहा है, याद रखिएगा, देशांतर रेखा मत टिक कर देना, है ना, इसको मत टिक कर देना। इसके अलावा देखिए जो ये 0 डिग्री देशांतर है, ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना जैसे देशों से होकर के पास होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कौन कौन से देशों से पास होती है, तो ये मैप आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा, ठीक है। यदि दो स्थानों के बीच 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का अंतर है। अब हमने देखा था 15 डिग्री में 1 घंटा हो जाता है, तो 15 चौको 60, 15 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, तो 6 घंटे का अंतर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो चूंकि 90 डिग्री बोल रहा है ना, तो 90 को 15 से भाग कर लो, तो 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 6 बार भाग जाएगा, तो 6 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि ग्रीनविच रेखा में दिन का 12 बज रहा है, दिन मतलब मॉर्निंग, है ना, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? पूर्वी देशांतर मतलब समय प्लस ही होगा, मतलब 2 घंटे। 30 डिग्री मतलब 2 घंटा, है ना। 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो यहां पर 2 घंटा प्लस हो जाएगा। तो दिन का 2 बज रहा होगा, 2 मतलब 2 PM, है ना, 2 PM आंसर हो जाएगा इसका। अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको पॉइंट डिस्कस नहीं कराया। जो हमारी पृथ्वी है इसमें इस प्रकार से देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, और इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती है। तो इनका जो ये जाल बन रहा है इसको हम ग्रिड बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 डिग्री, ये इजी है क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है, ठीक है। तो 360 डिग्री यहां पर रेखाएं देखने को मिलेंगी। भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से होकर के नहीं गुजरती। मैप में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड से होकर के नहीं गुजरती। हमारी मानक समय रेखा का नाम क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? तो मैंने आपको डिस्कस कराया, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर के बीच की दूरी को गौर बोलते हैं, याद रखना है ना। और जोन क्या होता है? जोन होता है अक्षांशों के बीच की दूरी, है ना, कटिबंध उसी को हम बोलते हैं। अगला है, भारत के देशांतरी विस्तार में कितना अंतर है?
भारत के देशांतरी विस्तार में कितना अंतर है। तो देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार मतलब जो हमारा भारत है, यहाँ पर गुजरात है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ से जो रेखाएं गुजर रही हैं, इसमें लगभग कितना अंतर आता है, ठीक है, 68 7 इसको हम बोलते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट, इसको हम बोलते हैं 97 25, है ना। तो इन दोनों को यदि आप माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस करने में लगभग आपको यहाँ पर 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा, है ना। पूरा आप अक्षांश देशांतर रेखा करेंगे तो 30 डिग्री का लगभग आपको अंतर देखने को मिलेगा और 2 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा। मतलब भारत का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पॉइंट है, जो दो देशांतर का, इनका डिफरेंस कितना है, तो लगभग 30 डिग्री है। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2 घंटा निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और हमारी मानक समय रेखा यहां से निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये कुछ पीवाईक्यूज एमसीक्यूज भी मैंने आपको डिस्कस कराया है और बहुत अच्छे से ये टॉपिक पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।